ठीक है, तो वही यस सर। चलो ठीक है, इंट्रॉपी की बात करते हैं। चलो, इंट्रॉपी में क्या लिखना है, उसमें लिखिएगा इंट्रॉपी इट मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ना। इट मेजर्स randomness and disorderness. It measures randomness और disorderness. ये क्या मेजर करेगा? रैंडमनेस को और डिसऑर्डरनेस को। बोलो, क्या मेजर करेगा? रैंडमनेस को और डिसऑर्डरनेस को। मतलब ये मेजर करने के लिए लिखा जाता है। एंट्रोपी एक मेजरमेंट है रैंडमनेस का, एंट्रोपी एक मेजरमेंट है डिसऑर्डरनेस का। ठीक है, इसके बाद इसको डिनोट कैसे करना है? एस से ना। इट इज डिनोटेड बाई एस। इसको डिनोट करना है एस के द्वारा। और क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि रैंडमनेस आप हर एक स्टेट पे नहीं देख सकते हो, मतलब चेंज देख सकते हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे देख सकते हो। तो जो एंट्रोपी होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, इसका क्या निकलेगा? चेंज निकाला जा सकता है ना। यहीं पे लिख लो आप, इट इज स्टेट फंक्शन। इट इज स्टेट फंक्शन, मतलब इनिशियल और फाइनल देखेंगे ना। इट इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव क्यों है? क्योंकि ये साइज और मास पे डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज डिनोटेड बाई एस। एंट्रोपी रैंडमनेस को मेजर करने के लिए होता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूंगा फिजिकल स्टेट की बात करें, तो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, तो किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा बताओ? अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं आपसे, तो किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा, किसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा? तो क्या बोलोगे गैस। आप? गैस में रैंडमनेस ज्यादा होगा, गैस रैंडम मोशन करता है, तो सबसे ज्यादा गैस में एंट्रोपी होगा। फिर किस में होगा? लिक्विड में होगा। और फिर किस में होगा? सॉलिड में होगा। तो एंट्रोपी आपका सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए? गैस में। फिर किस में होना चाहिए? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होना चाहिए? सॉलिड में होना चाहिए। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस होता है। गैस में रैंडम मोशन होता है, गैस में क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए? गैस में। और सॉलिड में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो गैस में रैंडम मोशन होता है और सॉलिड में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया आपका। इसके बाद अगला पॉइंट जोड़ते हैं, देखते रहेंगे तो धीरे धीरे जुड़ जाएगा ये। अब इंट्रोपी की मैं बात करता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि कोई, अगर सीधे दिया हुआ गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो गैस में इंट्रोपी ज्यादा, फिर सॉलिड में कम। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है, मान लो अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो इंट्रोपी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रोपी क्या होगा बताओगे? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंट्रोपी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब रैंडमनेस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, एक कंपाउंड मान लो लिखा है A2 लिखा है, और ये लिखा है 300 केल्विन पे, और एक A2 लिखा है 400 केल्विन पे। तो बोला जाए किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा? तो जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा। ये दूसरा केस हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट जोड़िए, अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, अगर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा बताएंगे आप? अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज। प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
अगर मान लीजिए आप प्रेशर बढ़ाते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, है या नहीं? तो प्रेशर घटा बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम घट गया, और वॉल्यूम घट गया मतलब छोटा साइज हो गया, मतलब उसका जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एक कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गया। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है Br2 लिक्विड है, या ऐसे लिख लो, कोई गैसेस ले लो, जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और यहाँ लिखा है 1 atm प्रेशर और 300 केल्विन, और एक लिखा है H2 गैस 2 atm प्रेशर और 300 केल्विन। किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा, जिसमें प्रेशर कम होगा या जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा? किसमें एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, बताइए? एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगा? H2 1 atm 300 केल्विन, प्रेशर कम एंट्रोपी ज्यादा, प्रेशर कम एंट्रोपी ज्यादा। तो अगर ये प्रेशर से रिलेटेड पूछ दिया, जिसमें प्रेशर कम होगा उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस जो होता है, आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा है, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विफाई होता है, मतलब गैस लिक्विड की तरफ जाता है। इसका मतलब रैंडमनेस क्या होगा, घटेगा ना। तो हाई प्रेशर एंट्रोपी घटेगा, लो प्रेशर एंट्रोपी बढ़ेगा। तो 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर देखो, फैक्टर्स ध्यान से रखोगे तो एंट्रोपी समझ में आ जाएगा। फोर्थ फैक्टर ये है कि अगर मेरे पास कोई एटोमिसिटी की बात हो रही है, एटोमिसिटी के बढ़ने से एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। एटोमिसिटी इंक्रीज, एंट्रोपी क्या होगा, बताओ? इंक्रीज और डिक्रीज। एटोमिसिटी बढ़ रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? एटोमिसिटी बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा, बताओ? एटोमिसिटी बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा एटम हो गया, मतलब 2 एटम है, किसी में 3 एटम है, किसी में 5 एटम है। तो 5 एटम में रैंडमनेस के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो उतने जगह पे वो घूमता रहेगा, पांचों एटम घूमेगा। तो 5 एटम और 3 एटम और 2 एटम, चांसेस कहाँ पे ज्यादा है? उनको अरेंज करने के तरीके, अगर हम 5 एटम को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 5 होगा, 3 एटम को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 होगा, और 2 एटम को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 2 होगा। इसका मतलब है कि जिन्हें अरेंज करने में बहुत ज्यादा तरीके लगते हैं, इसका मतलब उसमें रैंडमनेस के चांसेस भी उतने ही है। तो प्रोबेबिलिटी से आप एंट्रोपी भी देख सकते हो, जिसे रखने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है तो उसमें एंट्रोपी ज्यादा होता है। एटोमिसिटी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा होगा एक ओजोन गैस होगा और एक O2 गैस होगा, दोनों में, इसमें 3 एटोमिसिटी, इसमें 2 एटोमिसिटी है, तो ओजोन गैस की एंट्रोपी जो है O2 गैस से ज्यादा होगा। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सीखा, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है ये सीखा, प्रेशर बढ़ने से एंट्रोपी घटता है ये सीखा, एटोमिसिटी बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है ये सीखा। और 5वां पॉइंट अब यहाँ जोड़ने जा रहा हूँ, अगर साइज मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, तो उसके साथ क्या होगा कि वहां पे उसको रखने के लिए, रखने में ज्यादा स्पेस होगा। अगर आप बड़े साइज के पार्टिकल को रखोगे उसमें बड़ा ज्यादा स्पेस होगा, तो वो रैंडमनेस ज्यादा दिखाएगा। क्यों रैंडमनेस ज्यादा दिखाएगा? क्योंकि आप सोचो, पानी जो है, एक पानी की बात करो, वो पानी थोड़े एरिया में फैला हुआ है और बड़े एरिया में फैला हुआ है, कौन सा ज्यादा आपको खराब लगेगा, कौन ज्यादा डिसऑर्डर लगेगा? अगर वो बड़े एरिया में पानी फैला हुआ है ज्यादा डिसऑर्डर लगेगा, छोटे एरिया में पानी फैला तो कम डिसऑर्डर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइज मॉलिक्यूल का ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हम एंट्रोपी क्या बताएंगे, ज्यादा बताएंगे। तो साइज के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाता है, साइज इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। साइज बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। साइज बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके उसमें दिया हुआ है एच जी एस और एच जी एस सॉलिड है और HGO सॉलिड है। HGS सॉलिड और HGO सॉलिड, एस का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, इसलिए एंट्रोपी जो होगा HGS सॉलिड का ज्यादा होगा HGO सॉलिड से। ये छठा 5वां पॉइंट हो गया। इतना पॉइंट्स आपको एंट्रोपी में मदद करेगा क्वेश्चन को बनाने में। फिजिकल स्टेट एंट्रोपी देख लोगे, टेम्परेचर एंट्रोपी देख लोगे, प्रेशर एंट्रोपी देख लोगे, एटोमिसिटी एंट्रोपी देख लोगे। साइज बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि फैलाव ज्यादा होगा, फैलाव ज्यादा है
तो रैंडमनेस ज़्यादा है। HGS सॉलिड, HGO सॉलिड, ये वाला एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है कुछ 6 नंबर लिखोगे। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जोड़ने के बाद क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर आप नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जोड़ते हो तो क्या होगा? एक गैस की जगह पे 2 गैस आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी एक से 2 गैसेस आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 गैसेस को सामने रख दो, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस में एंट्रोपी बढ़ेगा। ये 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट ये होगा, अगर रिएक्टिंग गैसेस है, फॉर रिएक्टिंग गैसेस या फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में अगर बात करने जाओगे आप, तो केमिकल रिएक्शन में 3 बातें होंगी। एक में डेल्टा एन जी 0 होगा, एक में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, और एक में डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा। जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा, तो क्या लगता है आपको? एंट्रोपी ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ पे रिमेन्स सेम होगा, यहाँ पे एंट्रोपी रिमेन्स सेम होगा। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। और जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे एंट्रोपी घटेगा, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होगा। एंट्रोपी कहाँ बढ़ेगा, कहाँ घटेगा और कहाँ 0 होगा, ये रिएक्शंस में देखना पड़ेगा आपको। डेल्टा एन जी का मतलब है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यही 7 पॉइंट होता है जहाँ से एंट्रोपी देखा जाता है। 7 पॉइंट के अलावा पॉइंट नहीं है। अगर ये 7 पॉइंट समझ में आ गया तो आपका एंट्रोपी का क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप बताएंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड दूंगा, अभी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं आप, उसी पे बातें करें। जैसे मान लो लिखा है CO गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, और ये बन रहा है CO2 गैस बन रहा है। इसमें एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, CO2 गैस, इसमें एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट होगा? बताओ, इसमें एंट्रोपी क्या हो रहा है? इसमें एंट्रोपी क्या होगा? तो सबसे पहले आप डेल्टा एन जी निकालोगे। आप कहोगे सर डेल्टा एन जी सर 1 माइनस 1 प्लस 1/2 आ रहा है। सर ये तो -1/2 आ रहा है, जो लेस देन 0 है सर। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है तो एंट्रोपी घट गया। अगर एंट्रोपी डेल्टा एन जी लेस देन 0 आ गया, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल एंट्रोपी डिक्रीज केमिकल रिएक्शन में। उससे देखो यहाँ पे लिखा है PCl5 गैस है, ये PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस बना रहा है। अब इसमें देखो एंट्रोपी क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? डेल्टा एन जी निकालेगा, कहेगा 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी होगा इंक्रीज, एंट्रोपी होगा इंक्रीज। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। ग्रेटर देन 0 एंट्रोपी इंक्रीज होगा, इक्वल टू 0 पे एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, और लेस देन 0 पे एंट्रोपी डिक्रीज होगा। और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 2NH3 गैस, ये बन रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस। सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा? कहिएगा सर 1 + 3 और -2, तो यहाँ पे आएगा 2, फिर से आगे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, एंट्रोपी बढ़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन में आप एंट्रोपी ऐसे देखें, केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी ऐसे देखें। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3A सॉलिड प्लस 2B गैस, और ये बन रहा है 3C गैस और प्लस 2D सॉलिड। बेटा अब यहाँ पे अगर इसको करिएगा तो डेल्टा एन जी क्या आएगा? डेल्टा एन जी आएगा 3 - 2, ये 1 होगा। और यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी होगा इंक्रीज, एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज। एंट्रोपी की कहानी है, पूरा 7 पॉइंट है। यहाँ से एंट्रोपी का क्वेश्चन जो भी आएगा, यही 7 पॉइंट से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
कि आपसे पूछ सकता है कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा एंट्रोपी बढ़ेगा। दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को जोड़ने से एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ता है, जैसा कि आपने सीन सुना यहाँ पे। एटोमिसिटी बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से एंट्रोपी घटता है, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है, और फिजिकल स्टेट में एंट्रोपी आप देख ही चुके हो। तो अगर एक्सपेंशन का केस है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, इन द केस ऑफ एक्सपेंशन एंट्रोपी बढ़ेगा। एक्सपेंशन का मतलब वो फैलाव ज़्यादा हो गया तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा, और फैलाव कम हो गया तो एंट्रोपी कम होगा। तो एक्सपेंशन के केस में एंट्रोपी क्या होगा, ज़्यादा। इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन एंट्रोपी इंक्रीज, इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंट्रोपी इंक्रीज। और इन कॉम्प्रेशन, अगर कॉम्प्रेस हुआ तो एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगा। ये बातें एंट्रोपी से रिलेटेड अभी की बातें। इतने से क्वेश्चन आपका जो है ना सेक्शन ए का क्वेश्चन बन जाएगा एंट्रोपी से रिलेटेड। एंट्रोपी से रिलेटेड सेक्शन ए में यही सब क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है पार्ट 1 का, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो ज्यादा होने के लिए आप ही 7 पॉइंट देख लो, यही 7 पॉइंट आपके एंट्रोपी का पूरा जजमेंट दे देगा। देख लो आप एक बार, आपको पॉइंट लिखने हैं, लिख लो, समझ लो। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तो एक हो ही जाएगा, दूसरा टेम्परेचर के बेसिस पे होगा, तीसरा प्रेशर के बेसिस पे होगा, चौथा एटोमिसिटी के बेसिस पे होगा, पांचवा मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे होगा, छठा नॉन रिएक्टिंग गैसेस के बेसिस पे होगा, सातवां केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे होगा। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही 7 पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या ये सातों पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्या सातों पॉइंट आपको समझ में आ गया? बोलो। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आगे की बात कर सकते हैं। इसका मतलब आगे की बात करते हैं। देखो, मैथमेटिकली एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कैसे एंट्रोपी के कैलकुलेशंस आते हैं। क्लॉसियस थ्योरम बताया था, कार्नोट साइकिल का नाम लिया था। तो इसलिए अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, मैथमेटिकली इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज एंट्रोपी जो होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये आता है आपका कार्नोट साइकिल से। ये कहाँ से आएगा? कार्नोट साइकिल को आप सॉल्व करिएगा तो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी आता है, और डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी एक स्टेट फंक्शन होता है, इसीलिए एक स्टेट फंक्शन का नाम देना था, तो उसके लिए नाम लिखा गया एंट्रोपी। आप लिख भी लीजिए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज स्टेट फंक्शन। ये याद कर लीजिए, डी क्यू बाई टी जो होता है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी स्टेट फंक्शन होता है। डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, रिवर्सिबल बाई टी इज अ स्टेट फंक्शन, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज स्टेट फंक्शन। क्योंकि जो कार्नोट साइकिल होता है ना, वो रिवर्सिबल वाला होता है, रिवर्सिबल लेके बनाते हैं ना कार्नोट साइकिल। तो जैसे आपने कार्नोट साइकिल कभी नाम सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि दो आइसोथर्मल रिवर्सिबल लेते हैं और दो एडियाबेटिक रिवर्सिबल लेते हैं। दो आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिया जाता है और दो एडियाबेटिक रिवर्सिबल लिया जाता है, तो पूरा रिवर्सिबल पाथ से काम किया जाता है, इसलिए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखा गया है। ये एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के लिए है, ये हमेशा सिस्टम की एंट्रोपी इसी से निकलेगा। सिस्टम की एंट्रोपी, किसकी एंट्रोपी है? सिस्टम की एंट्रोपी। अगर आपको सिस्टम की एंट्रोपी निकालना है तो आप साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी कर दीजिए और ये निकल के आ जाएगा। सिस्टम की एंट्रोपी जो होगा वो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ही होगा। डी क्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज अ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये किसकी एंट्रोपी है? सिस्टम की एंट्रोपी है। और डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी कौन सा फंक्शन होगा? एक स्टेट फंक्शन होगा। इसलिए स्टेट फंक्शन होगा क्योंकि डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन, ये भी आप अनुमान लगा सकते हो। और ये कहाँ से आया है? तो कार्नोट साइकिल से आया है। कहाँ से आया है? कार्नोट साइकिल से आया है। अब इसके बाद इसी का कैलकुलेशन सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, इसी को सीखना है बस, तो आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम यही देने वाले हैं, देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी
calculation of entropy of system, calculation of entropy of system, calculation of entropy of system undergoing a process, undergoing a process for ideal gas, for an ideal gas। देखो इंट्रोपी सिस्टम की जो होगी, सिस्टम की इंट्रोपी की बात थोड़ा सा करें हम आपसे, तो सिस्टम की इंट्रोपी कैसी होगी? सिस्टम की इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब चाहे वो रिवर्सिबल से चलोगे चाहे इरिवर्सिबल से चलोगे, इंट्रोपी क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ और मैं रिवर्सिबल से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ? रिवर्सिबल से। और ए से बी जा रहा हूँ मैं इरिवर्सिबल से, ए से बी जा रहा हूँ रिवर्सिबल से, ए से बी जा रहा हूँ इरिवर्सिबल से। इंट्रोपी क्या होगा? इंट्रोपी ऑफ सिस्टम सेम होगा। इंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो होगा डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम फॉर रिवर्सिबल इक्वल होगा डेल्टा एस सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल। डेल्टा एस सिस्टम फॉर रिवर्सिबल इक्वल होगा डेल्टा एस सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल। इसको देख लो एक बार। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। सिस्टम की एंट्रोपी चाहे रिवर्सिबल में हो चाहे इरिवर्सिबल में हो, सेम ही होता है। ये बात ध्यान रखना। क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इसीलिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इसीलिए होता है। सिस्टम की एंट्रोपी चाहे वो रिवर्सिबल से देखी जाए चाहे वो इरिवर्सिबल से देखी जाए, वो सेम ही होता है, सेम ही होता है। रिवर्सिबल पाथ पे भी वही होगा और इरिवर्सिबल पाथ पे भी वही होगा। क्लियर है? कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। क्लियर है? बोलो कैसे डिफाइन होगा, ये भी समझ में आ गया। डेल्टा एस इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी to entropy of system undergoing a process for an ideal gas, A to B for reversible path और A to B for irreversible path। ये बात समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है? तो और इरिवर्सिबल भी ना। चलो अब हमें सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेशन दिखाते हैं। आप समझिएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर है बेटा? डेल्टा एस सिस्टम जो है वो है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT क्या होता है? T इज इक्वल टू डी क्यू और माइनस क्या होता है? DW। D इक्वल टू डी क्यू माइनस DW ना, क्यू प्लस डी क्यू प्लस DW, सॉरी, D इक्वल डी क्यू प्लस DW। डी क्यू क्या होगा? D माइनस DW होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यहाँ पे क्या लिखोगे? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू की जगह पे आप क्या रख दोगे? D माइनस DW बाई टी रख दो, D माइनस DW बाई टी रख दो। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ D का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया NCV dt हो जाएगा। और DW की जगह क्या लिखोगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये P एक्सटर्नल इंटू DV हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। मुझे लगता है समझते होंगे आप। DW क्या होगा? P एक्सटर्नल इंटू DV होगा और D क्या होगा? NCV dt होगा। अब यहाँ देखो, आपको पता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो P एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? P गैस के बराबर। और रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल लेके ही चल रहा है ना, और इरिवर्सिबल दोनों में सेम ही होना है। और हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है? NRT। यहाँ से जो P आएगा वो कितना आएगा? NRT बाई V आएगा। तो इस तरह से आप इसको अगर आप करते हैं कि क्या आ जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ NCV dt और प्लस क्या होगा? NRT बाई V dV और टोटल में क्या हो जाएगा? T। टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ NCV dt बाई टी प्लस कर लेते हैं NR dV बाई V, टी कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन साइन ऐसे कर सकते हैं। आप एक बार चेक कर लो, आप एक बार चेक कर लो, क्या ये लिख सकते हैं क्या? टी क्यू इज इक्वल टू होगा D माइनस DW और D की जगह पे होगा NCV dt और DW की जगह पे होगा माइनस माइनस प्लस P एक्सटर्नल टू DV बाई टी। P एक्सटर्नल P गैस के बराबर होगा और रिवर्सिबल प्रोसेस PV इक्वल टू NRT, तो P की जगह पे NRT बाई V कर दो। इसको आप इंटीग्रेट करना है बस। देख लो एक बार सब लोग, एक बार सब लोग देख लीजिए। NCV dt बाई टी का इंटीग्रेशन
कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट T1 ले लो और अपर लिमिट T2 ले लो, बस इंटीग्रेट कर दो, काम हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा V1 V2 सिस्टम की एंट्रोपी इसी फॉर्मूला से निकलेगी। फॉर्मूला क्या बना, NCV dt/T ln T होता है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं NCV ln T2/T1 और प्लस क्या होगा NR ln V2/V1। क्या होता है डेल्टा एस फॉर सिस्टम, चाहे वो रिवर्सिबल पे हो चाहे वो इरिवर्सिबल पे हो, सिस्टम की एंट्रोपी को यही फॉर्मूला से निकाला जाएगा। सिस्टम की एंट्रोपी और कोई फॉर्मूला से नहीं निकाला जाएगा, सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 plus NR ln V2/V1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डेल्टा सिस्टम। डेल्टा सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है, NCV ln T2/T1 plus NR ln V2/V1। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिस्टम की एंट्रोपी इसी फॉर्मूला से बनेगा। सिस्टम की एंट्रोपी NCV ln T2/T1 plus NR ln V2/V1 से ही बनाया जाएगा। तो सिस्टम की एंट्रोपी का ये फॉर्मूला है, सामने ये सब कुछ है, आप एक बार देख लो। आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन सिस्टम से रिलेटेड आ जाए, सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा इसी से निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा, NCV ln T2/T1 plus NR ln V2/V1 से निकाला जाएगा। मुझे लगता है ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सिस्टम की एंट्रोपी में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सिस्टम की एंट्रोपी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस पे बोला जाए, तो आइसोथर्मल पे क्या होगा, और आइसोथर्मल अगर कोई बोले कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगा, तो T2 बराबर होगा T1 से, तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा, डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो कितना आएगा, NR ln V2/V1 आएगा। सिस्टम की एंट्रोपी ये होगा NR ln V2/V1। और फोर अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया तो V1 बराबर होगा V2 से, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या आएगा, सिस्टम की एंट्रोपी आएगा NR NCV ln T2/T1, NCV ln T2/T1। आइसोथर्मल में NR ln, तो हम तो आपको कहेंगे कि यही फॉर्मूला बस याद करो। आइसोथर्मल आएगा तो इसी में आप टेम्परेचर सेम कर देना, तो उसके लिए अलग से क्यों याद करना है बताओ, अलग से क्यों याद करोगे। इसको याद करने से अच्छा है कि हम बड़ा फॉर्मूला याद कर लें, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो बेसिकली तो हमें यही याद करना चाहिए, यही फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। आप सिस्टम की एंट्रोपी आइसोथर्मल के लिए अलग याद करो, फिर आइसोकोरिक के लिए अलग याद करो, तो ये बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। आप इसी फॉर्मूला को याद करें। और एक लास्ट आता है आइसोबारिक, एक बार बता देता हूँ मैं ऐसे, बट मैं आपको तब भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर वाला फॉर्मूला ही याद करेंगे। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में P1 बराबर P2 होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, P1 बराबर P2 होगा, और P1 P2 के बराबर है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T। इसका मतलब V2/V1 किसके बराबर होगा, T2/T1 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला है NCV ln T2/T1 और प्लस NR ln V2/V1 की जगह पर T2/T1 कर दो, T2/T1 कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NCV प्लस R आ जाएगा, ये NCV प्लस R, और ये आ जाएगा ln T2/T1। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस आता है तो सिस्टम की एंट्रोपी जो होगा वो होगा NCP ln T2/T1, NCP ln T2/T1। सिस्टम की एंट्रोपी होगा NCP ln T2/T1, NCP ln T2/T1। तो ये तीन सिस्टम की तीन प्रोसेस के लिए सिस्टम की एंट्रोपी बताया गया है। बेसिकली एक ही फॉर्मूला याद करिए, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। और एक आइसोबारिक का अलग से शायद आपको याद करना पड़ सकता है, वो है NCP ln T2/T1। डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NCP ln T2/T1। एक फॉर्मूला प्लस आइसोबारिक का एक्स्ट्रा याद कर लेना,
एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आइसोबारिक का याद कर रहे हैं, तो सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला हमेशा यही सत्य होगा। ये हमेशा लगेगा, जब भी सिस्टम की एंट्रोपी पूछा गया हो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही सही आ जाएगा। आपको टेम्परेचर गिवन होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ तो लिखा ही होगा ना। सेक्शन बी में बहुत सारा क्वेश्चन इसी से लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगा, पार्ट 2 में खास करके। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इतना है और वॉल्यूम इतना है, तो कितना होगा सिस्टम की एंट्रोपी। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, सिस्टम की एंट्रोपी बताया जा सकता है। सिस्टम की एंट्रोपी का चाहे वो प्रोसेस कोई भी आ जाए, सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला यही होगा। सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला यही होगा। ये सत्य है, मतलब सत्य है या नहीं। सिस्टम की एंट्रोपी चाहे वो रिवर्सिबल के लिए आ जाए, चाहे वो इरिवर्सिबल के लिए आ जाए, आपका फॉर्मूला यही लगेगा, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला याद करना जरूरी होगा, तो इससे आपका काम हो जाएगा, सिस्टम की एंट्रोपी निकल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़े से छोटे से क्वेश्चंस की भी बात करने जाएं, तो एक दो क्वेश्चन की छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, जैसे लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands isothermally and reversibly from 2 liter to 4 liter at 300 Kelvin. Then entropy of system. Then find entropy of the system. आइसो थर्मल है और रिवर्सिबल है, तो सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी? सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी? आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है, तो बताना है सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम की एंट्रोपी के लिए अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे, तो सिस्टम की एंट्रोपी निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा दो, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा? आइसोथर्मल में सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला होगा NR ln V2/V1। आंसर क्या आ जाएगा? 1 R ln 4/2, तो आंसर होगा R ln 2। और इसको सॉल्व करना होगा तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन अभी R ln 2 में रहने दो, आंसर होगा R ln 2। ठीक है, अगर आइडियल गैस आइसोथर्मल दे देगा तो R ln 2, और अगर एक क्वेश्चन और दिया है, मान लो 2 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोकोरिकली एंड रिवर्सिबली एक्सपेंड्स मत लिखो, आइडियल गैस एक्सपेंड्स लिख दो, आइसोकोरिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो? सोचो, आइसोकोरिक प्रोसेस है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिस्टम की एंट्रोपी निकालना आसान होता है, सिस्टम की एंट्रोपी निकालना हमेशा ही आसान होता है। सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी? 2 मोल डायटोमिक दिया हुआ है, आइसोकोरिक है, रिवर्सिबल है, टेम्परेचर 27 से 127 हुआ है, तो बताओ सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी? व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम? तो फॉर्मूला लगा दो, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो बचेगा क्या? आइसोकोरिक में
सिस्टम की एंट्रोपी जो होगा वो होगा NCV ln T2/T1। तो n तो 2 दिया है, n 2 दिया है, CV कितना हो जाएगा? CV का फॉर्मूला होता है R/γ-1 और ln 400/300। यहाँ से आप लिखोगे तो 2 × R/γ-1। गामा का मतलब क्या है? डायटोमिक गामा 7/5 होता है, -1 ln 4/3। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5R/2, मतलब ये 5R हो जाएगा और ln 4/3 हो जाएगा। 5R ln 4/3, ये इसका सिस्टम की एंट्रोपी आएगी। 5R ln 4/3। आइसोकोरिक लिखेगा तो ऐसे बना देना, और यहीं पे अगर आइसोबारिक लिखा होता तो NCP हो जाता। आइसोबारिक लिखा होता तो क्या होता? NCP ln T2/T1। आइसोकोरिक लिखा है तो क्या होगा? NCV ln T2/T1। आंसर क्या आएगा? 5R ln 4/3। ये समझ में आ गया? सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला वही है, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल पे हो चाहे वो प्रोसेस इरिवर्सिबल पे हो, सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा उसी से निकालेंगे, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। इसी से हमेशा निकालेंगे और उससे आंसर आपका सही सही आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? यस सर, अगर नॉन आइडियल गैस होगी तो फिर क्या करेंगे? देखो, नॉन आइडियल गैस तो पहले आएगा नहीं, और नॉन आइडियल गैस आ गया तो फिर आपको ये इक्वेशन तो सही नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि वहाँ जो P रखे हैं nRT/V रखे हैं, वहाँ पे P इक्वल टू रखना P प्लस N²A/V² इंटू V माइनस NV इक्वल टू nRT वाला रखना पड़ेगा। नॉन आइडियल गैस का एंट्रोपी नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं आता है, क्योंकि फिर आपको वो P को रखकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर उस P को रख के इंटीग्रेट जब करोगे तब जो सिस्टम की एंट्रोपी आएगी उससे फिर निकालना पड़ेगा। वो P तो सही नहीं है ना, हम आइडियल के लिए निकाल रहे हैं, हमारा सिलेबस ज्यादातर आइडियल पे ही होता है, रियल का कैलकुलेशन बहुत नहीं है अपने पास, उसके लिए सही है। परेशान। DQ उसके लिए भी वैलिड रहेगा ना, किसके लिए? नॉन आइडियल के लिए? नॉन आइडियल DQ के रिवर्सिबल बाई DQ रिवर्सिबल बाय T तो वैलिड है, लेकिन तुम जो DW यस। लिख रहे हो वो P क्या लिख रहे हो तुम? P nRT/V लिख रहे हो। आप देखो थोड़ा सा, P आइडियल वाला लिख रहे हो ना, प्रेशर आइडियल का ले रहे हो ना, प्रेशर रियल का लेना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। प्रेशर रियल का लेकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कि आपका न्यूमेरिकल जो है उसका इंटीग्रेट करोगे तो बहुत लंबा इंटीग्रेशन जाएगा, तो वो कर नहीं पाओगे आप। बेहतर क्या है? बेहतर यही है कि हम इसी लॉजिक को सिर्फ ध्यान में रखें, ये लॉजिक रखें, आइडियल वाला ही पूछेगा, जब भी रियल वाला नहीं पूछता है। एक बार जेई में, जे एडवांस में जो 2019-20 में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल टू टीवी, और उस P एक्सटर्नल की जगह पे लिख दिया था P गैस, और उस P की जगह पे क्या लिखा था? रियल वाला इक्वेशन लिख दिया था। वो पूछा था ये कौन सा इक्वेशन है, तो बोलना था रियल गैस इक्वेशन। वर्क डन किससे फाइंड किया गया है? रियल गैस इक्वेशन से फाइंड किया गया है। और क्योंकि P एक्सटर्नल को P गैस लिख दिया था तो वो इरिवर्सिबल नहीं हो सकता था। P एक्सटर्नल P गैस कब होता है? जब रिवर्सिबल होता है तभी ना होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस था, यही बताना था। मोर देन वन करेक्ट, ये आसान क्वेश्चन था, सोचो। तो वो ऐसे पूछ सकता, रियल का कैलकुलेशन नहीं है अपने पास, तो बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि डेल्टा सिस्टम रियल के लिए निकालोगे तो प्रेशर वो रखना पड़ेगा, और वो रख के फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं कर पाओगे आप। तो अपना सिलेबस आइडियल पे ही है, सिर्फ रियल पे नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सिस्टम की एंट्रोपी क्लियर हो गई। सिस्टम की एंट्रोपी का यस फॉर्मूला क्या है? NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो यही फॉर्मूला से आपको सिस्टम की एंट्रोपी क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पे लिखना है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकालोगे इसको देखो। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की एंट्रोपी के लिए अगर हम बात करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो मैं क्या कहूँगा कि जो सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी, डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, वो भी तो इंटीग्रेशन ऑफ dq/t ही होगा, है या नहीं? बोलो, dq/t ही ना होगा। यही ना एंट्रोपी का फॉर्मूला, कि यहाँ पे T सराउंडिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा।
तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी सराउंडिंग, तो सराउंडिंग टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, तो यहाँ आएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल दो और ये आएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग होता है। अब क्योंकि टी सराउंडिंग कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिए थे। और क्यू सराउंडिंग के बारे में अगर बात करें तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझना होगा कि जितना सिस्टम अपनी एनर्जी देगा वो किसको देगा, सराउंडिंग को, और सराउंडिंग जितनी एनर्जी देगा वो किसको देगा, सिस्टम को। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबरी पे हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, एक तरह से कह सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं तो क्या होगा कि जो क्यू सराउंडिंग होगा वो होगा माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, कह सकते हो। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग हीट देगा तो वो सिस्टम को जाएगा और सिस्टम जो हीट देगा वो सराउंडिंग को जाएगा। तो क्यू सराउंडिंग और क्यू सिस्टम एक दूसरे के पूरक है, सिस्टम सराउंडिंग एक दूसरे के क्या है, पूरक ही तो है। सिस्टम जो काम करता है वो सराउंडिंग पे जाता है, सराउंडिंग जो काम करता है वो सिस्टम पे जाता है। इसके अलावा कुछ होता है क्या, सिस्टम सराउंडिंग एक दूसरे के पूरक है। सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम की जो कहानी होगी वो सराउंडिंग को जाएगा, सराउंडिंग की जो कहानी होगी सिस्टम को जाएगा, है या नहीं। तो सिस्टम का हीट और सराउंडिंग का हीट दोनों बराबर होगा और नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि सिस्टम कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो घटेगा, सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो घटेगा, सराउंडिंग कुछ देगा तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो घटेगा, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखना होगा। तो डेल्टा सराउंडिंग के लिए हमेशा फॉर्मूला ये लगेगा, डेल्टा सराउंडिंग माइनस ऑफ क्यू सिस्टम और अपॉन में टी सराउंडिंग हो जाए, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो डेल्टा सराउंडिंग जो है, देखो अब यहाँ पे समस्या क्या हो गई, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। वो समस्या ये उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग एंट्रोपी वो क्यू पे डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से। क्यों, कि वो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सेम है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में अलग अलग हो, क्योंकि क्यू अलग अलग होता है ना, तो क्यू के बेसिस पे सराउंडिंग एंट्रोपी है ना। सिस्टम की एंट्रोपी सेम होगा चाहे वो रिवर्सिबल से हो चाहे वो इरिवर्सिबल से हो। क्यों, क्योंकि वहां पे डीक्यू और टी दोनों का फंक्शन था, डीक्यू और टी दोनों का फंक्शन को मिलाकर वो स्टेट फंक्शन था। अकेला क्यू तो पाथ होता है, अकेला क्यू तो पाथ होता है, इसका मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में अलग अलग होगा, बट नॉट इक्वल होगा। ये बात लिखो, डेल्टा सराउंडिंग जो होगा क्यों अलग अलग हुआ, क्योंकि आप क्यू का फंक्शन बना लिए ना, क्यू बाई टी का फंक्शन नहीं बनाया, क्यू का फंक्शन बना लिए, क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का तो कांस्टेंट है, लेकिन जो बात होगी वो क्यू पे होगी, और जब बात क्यू पे आ गई तो क्यू तो पाथ फंक्शन होता है, और क्यू रिवर्सिबल में अलग होगा, इरिवर्सिबल में अलग होगा। तो डेल्टा सराउंडिंग रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में सेम नहीं रखना होगा। डेल्टा सराउंडिंग जो होगा वो रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में सेम नहीं होगा। डेल्टा सराउंडिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नॉट इक्वल होगा। और समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ये बातें एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग से रिलेटेड। डेल्टा सराउंडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सराउंडिंग की एंट्रोपी अलग अलग होगा, लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी सेम होगा। सराउंडिंग की एंट्रोपी अलग अलग होगा लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी सेम होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो, ये बात समझ में आ रहा है। डेल्टा सराउंडिंग जो होगा वो माइनस क्यू सिस्टम बाई टी सराउंडिंग होगा, और डेल्टा सराउंडिंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अलग अलग होगा, क्योंकि ये फंक्शन किसका हो गया, क्यू का फंक्शन हो गया, ये फंक्शन किसका हो गया, क्यू का फंक्शन हो गया। हाँ फोन लगा दिया रहेगा, लिख लो यहाँ तक, समझ में आया क्या, यहाँ तक सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे आप। यस सर। सराउंडिंग की एंट्रोपी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, ये बात भी समझ में आ गया होगा आपको। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये क्लियर है, बोलो। यस तो सिस्टम यस की सर। एंट्रोपी ऐसे निकालोगे और सराउंडिंग एंट्रोपी ऐसे निकालोगे, बस इतना समझ लो तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। सराउंडिंग एंट्रोपी का फॉर्मूला बस यही लगाना है,
और सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला एनसीवी ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by। इसके अलावा कुछ मत सोचिए, इसके अलावा आप सोचिए ही मत। आप सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने में, क्यू सिस्टम निकालने में कैपेबल है और सिस्टम की एंट्रोपी निकालने में भी कैपेबल है, दोनों कैपेबल है आप। और अगर मैं बात करूं टोटल एंट्रोपी की, तो टोटल एंट्रोपी इन दोनों के जोड़कर ही होता है, टोटल एंट्रोपी इन दोनों को जोड़कर होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी। अगर आप टोटल एंट्रोपी बताओगे डेल्टा एस टोटल कितना होगा, डेल्टा एस टोटल होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये है पूरी कहानी एंट्रोपी की। अभी मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, धीरे धीरे बातें और समझाऊंगा, जिससे कुछ पॉइंट्स और निकल के आएगा आपके सामने। ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम समझ में आया और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग समझ में आया। सिस्टम की एंट्रोपी दोनों प्रोसेस में सेम होगा और सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों प्रोसेस में अलग अलग होगा। अब अगर मान लो टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन पे बात करें, थोड़ा अगला हेडिंग पे बात करते हैं, अगर हम ध्यान से समझना इसको। टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन एक बार आपको सिखाते हैं, फिर यहीं से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, रिवर्सिबल में क्या होगा। यहाँ पे समझना बेटा, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ जाओगे तो पॉइंट लिखवा लेंगे हम आपसे, एक पॉइंट लिखवा लेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी मैंने पढ़ लिया है। सिस्टम की एंट्रोपी होता है NR ln V2 by V1, NR ln V2 by V1। फिर मैंने सोचा सराउंडिंग की एंट्रोपी भी निकाला जाए। सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन में T होगा, ये मानते ही होंगे आप। और आप जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा E 0 होता है, तो क्यू वर्क डन के बराबर होगा, इसके बराबर होगा वर्क डन के बराबर, क्यू वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है, आपको याद होगा आइसोथर्मल का वर्क डन होता है NR ln NRT माइनस NRT ln V2 by V1। आप अपने कॉपी में देख सकते हैं और इसको T से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, ये माइनस NR ln V2 by V1। तो आप देखो डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग दोनों सिमिलर है और अपोजिट साइन है, तो टोटल एंट्रोपी यहाँ पे क्या आएगा, 0। टोटल एंट्रोपी क्या आएगा, 0। टोटल एंट्रोपी क्या होगा, 0। तो एक काम आप जरूर कर सकते हो मेरे हिसाब से, अगर कहीं पे लिखा हो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये क्वेश्चन आपके इसमें दिया हो इंटीजर वाले में, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमेशा सही है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। टोटल एंट्रोपी डेल्टा टोटल ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई रिवर्सिबल लिखा है तो टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट मत करना, 0 बोल देना। और इस केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी उसी सेम मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव होगा। ये बहुत अच्छा चीज मिल गया आपको। देखो अगर डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है तो टोटल 0 होगा, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी बराबर होगी। सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी बराबर होगी विथ अपोजिट साइन होगा। बस ये बात समझ में आ रहा है क्या। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी ऑलवेज इक्वल टू 0 और रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, चाहे कोई प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक में भी अभी देख लेंगे, लेकिन कोई प्रोसेस हो आप याद कर लीजिए सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी बराबर होगी अगर रिवर्सिबल लिखा है तो। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है इंटीजर टाइप के, उसमें बोला था, बहुत पूरा बड़ा सा लैंग्वेज लिखा है, बहुत बड़ा लैंग्वेज, 4-5 लाइन लिखा है। उसके बाद बोला टोटल एंट्रोपी बताओ, आंसर है 0 विदाउट एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन मत करिए ना, आपको लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस तो टोटल एंट्रोपी इक्वल टू 0 होता है। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बात लिख लेना चाहिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन करके लिख लीजिए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस
टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख लीजिए आप तो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, total entropy is always equal to zero. Total entropy is always equal to zero. टोटल एंट्रोपी हमेशा ही जीरो होता है, और अगर हमेशा जीरो है तो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी बराबर है, और वो सिर्फ साइन किस में है, अपोजिट साइन में है बस। सिस्टम एंट्रोपी इज इक्वल टू सराउंडिंग एंट्रोपी विथ अपोजिट साइन ओनली, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो टोटल एंट्रोपी रिवर्सिबल में जीरो होता है, टोटल एंट्रोपी रिवर्सिबल में जीरो होता है। और अगर यही इरिवर्सिबल में देखना चाहते हैं आप, तो कहानी कुछ बदली हुई दिखती। देखो, अगर मैं इरिवर्सिबल में देखता, अगर मैं इसको इरिवर्सिबल में देखता, तो सिस्टम की एंट्रोपी तो वही होगी, सिस्टम की एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिस्टम की एंट्रोपी तो वही होगी, सिस्टम की एंट्रोपी तो NR ln(V2/V1) होगा। मैंने बता रखा है कि सिस्टम के लिए चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, बराबर होता है। तो अगर इरिवर्सिबल में तो सिस्टम तो वही होगा, लेकिन सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगा? तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में अगर हम बात करेंगे तो -Q सिस्टम बाई टी सराउंडिंग होगा, -Q सिस्टम बाई टी, और Q की जगह पे क्या लिखोगे, वर्क डन लिखोगे, वर्क डन बाई टी। लेकिन ये वर्क डन जो होगा, वो वर्क डन इरिवर्सिबल वाला जो वर्क डन होता है वो होता है -P एक्सटर्नल V2 - V1/T होता है। देखिएगा, दोनों को समझिए, वहां का वर्क डन डायरेक्ट इक्वल था -nRT ln V2/1, लेकिन यहाँ का वर्क डन ये होगा। अब इसको जोड़िए, आपने पढ़ा है टोटल एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है टोटल एंट्रोपी होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब सिस्टम की एंट्रोपी तुम्हारे पास क्या है, NR ln V2/V1, और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है, -P एक्सटर्नल V2 - V1/T। अब यहाँ से T कॉमन ले लो, ये 1/T हो जाएगा, ये क्या आएगा, NRT ln V2/V1, माइनस आएगा P एक्सटर्नल V2 - V1। ये बात आप समझते होंगे। अब 1/T, इस वर्कडन को याद आ रहा होगा आपको, इस वर्कडन का क्या नाम है, इस वर्कडन का नाम है NRT ln V2/V1 को कौन सा वर्कडन कहेंगे, रिवर्सिबल का वर्कडन है कि नहीं है, माइनस रिवर्सिबल, माइनस NRT ln V2/V1 क्या होता है, वर्कडन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, होता है कि नहीं होता है, माइनस NRT ln V2/V1 वर्कडन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, -W रिवर्सिबल, यहाँ पे क्या लिखना होगा, -W रिवर्सिबल, यहाँ पे क्या लिखोगे, -W रिवर्सिबल, और यहाँ पे क्या होगा, +W इरिवर्सिबल, +W इरिवर्सिबल, +W इरिवर्सिबल, +W इरिवर्सिबल, और 1/T, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, W इरिवर्सिबल, माइनस लिख सकते हैं W रिवर्सिबल। और एज वी नो डैट कि W इरिवर्सिबल जो है वो रिवर्सिबल से क्या ज्यादा है, तो ये अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी और टोटल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा कि नहीं आएगा। W इरिवर्सिबल ग्रेटर देन W रिवर्सिबल है, तो टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी जीरो नहीं होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी जीरो नहीं होता है। यही तो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि टोटल एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल एंट्रोपी और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बोला जाता है, क्योंकि अपना पूरा सराउंडिंग जो है, अपना पूरा इन्वायरमेंट जो है, वो रिवर्सिबल पे काम करता है कि इरिवर्सिबल पे, आप सोच के बताओ। आपके जो भी इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है हमारा, वो रिवर्सिबल पे काम करता है या इरिवर्सिबल पे, सीधी सी बात है, वो इरिवर्सिबल पे काम करता है। सुनामी आ जाता है, कभी कुछ भी, साइक्लोन आ जाता है, सुनामी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो ये सभी इंस्टेंट में होते हैं, तुरंत हो जाते हैं। इसके लिए है ना कि सुनामी आने वाला है, बहुत धीरे 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 2 साल से हल्ला हो रहा है, सुनामी आएगा आएगा आएगा, 10 साल बाद आ रहा है सुनामी, ऐसा तो नहीं हो रहा। आज से शुरू होकर 10 साल बाद सुनामी तो नहीं आ रहा है, सुनामी आने में आपको मात्र 1-2 दिन में ही आ जा रहा है, वो इंस्टेंट आ रहा है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। साइक्लोन आ रहा है तो वो 1-2 दिन में आ जा रहा है। तो जितने भी प्रोसेस होने वाले इन्वायरमेंट में है, वो सब कैसा है, इरिवर्सिबल है। तो काम, कोई ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल जैसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं, रिवर्सिबल जैसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। रिवर्सिबल एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस जैसा है, कोई बहुत धीरे धीरे चीजें नहीं होती है। अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें
बहुत स्लो मोशन में नहीं होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल ही है, प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल ही है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो इरिवर्सिबल पे ही डिफाइन किया जाता है। तो टोटल एंट्रोपी इरिवर्सिबल में क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप रिवर्सिबल लिख रहे हो तो जीरो होगा। टोटल एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों बराबर होगा विथ अपोजिट साइन। लेकिन इरिवर्सिबल में बाबू देख लो, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम की एंट्रोपी तो वही होगी लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी अलग आएगी। उसके बेसिस पे टोटल एंट्रोपी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को लॉ बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। एक बार आप लोग सब लोग देख लो, अगर आपको कहीं डाउट है तो बस इसमें आपको ये कोई क्वेश्चंस याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद कर लो कि सिस्टम टोटल एंट्रोपी रिवर्सिबल में जीरो होता है और टोटल एंट्रोपी इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो होता है। टोटल एंट्रोपी रिवर्सिबल में जीरो होता है और इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो होता है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, फिट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। Yes. तो याद हो गया। अब यस सर। एडियाबेटिक को लास्ट देख लेते हैं, एडियाबेटिक एक बार लास्ट देख लेते हैं। तो उसमें भी हम थोड़ी बातें करना चाहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्या कहानी है एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो एक बार लास्ट एडियाबेटिक देख लेंगे, एंट्रोपी का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा और एक गिव्स एनर्जी तो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। मतलब कल के क्लास में हम आपका थर्मोडायनेमिक्स 2 खत्म कर रहे होंगे और उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री 2 क्लास में खत्म कर देंगे। तो 3 क्लास इधर आपका और चलेगा, खत्म हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर देंगे तो खत्म भी कर देंगे, टेंशन है नहीं अपने को, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। डेल्टा टोटल जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, समझ में आया। अब उसके बाद हम थोड़ा एडियाबेटिक पे जरा सर्च करना चाहते हैं क्या हो रहा है। बस लास्ट एक काम कर लेते हैं जिसपे क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ लिखिएगा टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन चेक करना है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन चेक करना है। चलो फिर बताओ, पहले रिवर्सिबल ले लो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एक बार आप चल बस देख लो, बस और कुछ करना नहीं है आपको, पॉइंट्स वाइज आप याद करेंगे। डेल्टा सिस्टम क्या होगा, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा है NCV ln T2/T1 और प्लस NR ln V2/V1। सिस्टम की एंट्रोपी तो हमेशा यही सी से बनेगा, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम जानते हैं कि टीवी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये रिवर्सिबल में होता है, ये आपने पढ़ा है। टीवी पावर गामा - इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप T2/T1 निकालोगे, ये क्या आ जाएगा V1/V2 और पावर में क्या आ जाएगा गामा -1। इसको ऊपर में रखो, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। ये आएगा NCV ln V1/V2 पावर में गामा -1 प्लस NR ln V2/V1। इसका मतलब ये हुआ, NCV का मतलब हो गया N या R बाई गामा -1 और यहाँ पे आ जाएगा गामा -1 इधर ले आओगे तो, और ये ln आ जाएगा V1/V2 और प्लस होगा NR ln V2/V1। गामा -1 ने गामा -1 को खत्म कर दिया, इस तरह से आएगा NR ln माइनस NR कर देता हूँ मैं, क्योंकि V1/V2 को V2/V1 लिखने जा रहा है, माइनस करना पड़ेगा, प्लस NR ln V2/V1। इट मीन्स इक्वल टू जीरो। सिस्टम की एंट्रोपी अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो जीरो बोल देना है। सिस्टम की एंट्रोपी एडियाबेटिक रिवर्सिबल में जीरो होता है। डेल्टा सिस्टम फॉर एडियाबेटिक और रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो। सराउंडिंग की एंट्रोपी तो कहानी ही नहीं है। सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होता है, -Q सिस्टम बाई T। और आप जानते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, जीरो। भाई डेल्टा सराउंडिंग तो हमेशा जीरो, डेल्टा सराउंडिंग तो हमेशा जीरो। और आपने ये समझा है कि अभी मैंने बोला था कि टोटल एंट्रोपी रिवर्सिबल में क्या होता है, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। ये भी प्रूफ फिर उसको हो गया, देखो टोटल एंट्रोपी जो होगा जीरो होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम क्या हो रहा है, जीरो।
एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर रिवर्सिबल है तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा, जीरो। बात मान रहे हो आप? सिस्टम की एंट्रोपी होगा जीरो, मैंने प्रूफ कर दिया है, चेक कर लो आप। और अगर मैं इरिवर्सिबल बोलूंगा तो क्या होगा, और फॉर इरिवर्सिबल बोलूंगा तो क्या होगा, फॉर इरिवर्सिबल। एक लास्ट चेक कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और बोलने वाला हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा ये वाला पॉइंट। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस देखो, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला वही है एनसीवी ln T2 by T1, एनसीवी ln T2 by T1 और प्लस है NR ln V2 by V1। अब भाई देखो, तुम्हें पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो इरिवर्सिबल टेम्परेचर होता है वो रिवर्सिबल से ज्यादा होता है। इस केस में अगर मैं T2 इरिवर्सिबल वाला, जैसे T2 by T1 को कैंसिल हो रहा था, वो रिवर्सिबल वाला कैंसिल हो रहा था। अगर इरिवर्सिबल टेम्परेचर रिवर्सिबल से ज्यादा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो सिस्टम की एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। एनालिसिस करिए फिर से, जब ये रिवर्सिबल था तो दोनों कट करके जीरो हो जा रहा था, लेकिन अगर इरिवर्सिबल टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाला टर्म थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो कैंसिल होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है तो उसके कारण क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा ना, क्योंकि इरिवर्सिबल टेम्परेचर रिवर्सिबल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ये बात मैंने बोला था आपसे कि इरिवर्सिबल टेम्परेचर जो है वो रिवर्सिबल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो रिवर्सिबल वाला कैंसिल हो जा रहा है। और अगर इरिवर्सिबल है तो थोड़ा ज्यादा है, तो ये वाला टर्म सम पॉजिटिव होगा, सम पॉजिटिव और कुछ निगेटिव उधर कटेगा, तो कट कर मैक्सिमम क्या बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा। तो ये डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा अगर इरिवर्सिबल है तो। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा सराउंडिंग तो होता है माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। और हम जानते हैं कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, डेल्टा सराउंडिंग जीरो होगा। तो डेल्टा टोटल क्या होगा, डेल्टा टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की कहानी है। अब देखो क्या क्या पूछेगा आप, बोलेगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, कैलकुलेशन करके बताओगे या सीधे जीरो बताओगे, सीधे जीरो बताना। सराउंडिंग एंट्रोपी सीधे जीरो, और रिवर्सिबल टोटल एंट्रोपी जीरो होता है हमेशा। इरिवर्सिबल प्रोसेस देगा तो सिस्टम की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस देगा तो सिस्टम की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, और सराउंडिंग देगा तो जीरो, और टोटल एंट्रोपी तो भाई ग्रेटर देन जीरो होता ही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी इक्वल टू जीरो होता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, काम हो जाएगा। अब एक पॉइंट और मैं बोलने जा रहा हूँ, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम की एंट्रोपी जीरो है। तो जहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी जीरो है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। बोलो, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है उसको क्या बोलिएगा आप, एडियाबेटिक प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, आइसो एंट्रोपिक बोल सकते हैं क्या, बोलिए, क्या एडियाबेटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या आइसो एंट्रोपिक हो सकता है, बताइए अभिसार बताओ, क्या एडियाबेटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें क्या है भाई, सिस्टम की एंट्रोपी जीरो है, और सिस्टम की एंट्रोपी जीरो है इसका मतलब डेल्टा एस जीरो है, तो S2 इक्वल टू S1 हो गया। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी सेम हो गया, तो आइसो एंट्रोपिक क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसो एंट्रोपिक। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, अभिसार जवाब देना। एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसो एंट्रोपिक, ये सही स्टेटमेंट है? सर एक, सबसे पहले मुझे तो ये इरिवर्सिबल वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। इरिवर्सिबल वाले में सिस्टम की एंट्रोपी समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ सुनो। इरिवर्सिबल वाले में क्या है कि जैसे मैंने बोला कि रिवर्सिबल वाला कैंसिल कर रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो इरिवर्सिबल वाला सम पॉजिटिव ही तो होगा। इरिवर्सिबल वाला क्या होगा, सम पॉजिटिव होगा। इरिवर्सिबल वाला क्या रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो T2 ज्यादा हो गया, T2 रिवर्सिबल से, जैसे ये T2 जो है, T2 तुम्हारा इरिवर्सिबल वाला T2 रिवर्सिबल से ज्यादा है, तो रिवर्सिबल वाला इक्वल टू जीरो हो जा रहा है भाई, रिवर्सिबल वाला इक्वल टू जीरो हो रहा है ना, तो ये वाला टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं होगा। मान लो पहले ये 10 और ये -10 जीरो हो रहा था, 10 -10 जीरो हो रहा था, अब ये मान लो 10 यस से 12 हो गया और ये -10 रहा,
तो 12 माइनस 10 तो 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है ना। ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल था जब ये रिवर्सिबल टेम्परेचर था, लेकिन जब ये इरिवर्सिबल टेम्परेचर होगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 0। और इसके बेसिस पे ये अगर +12 है और ये -10 है तो +2 आएगा ना, वो बेसिस बता रहा हूँ। इरिवर्सिबल यस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा और रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम की एंट्रोपी इक्वल टू 0 होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक बोला जा सकते हैं? तो क्या यहाँ पे एडियाबेटिक आइसोएंट्रोपी क्या होता है सर? आइसोएंट्रोपिक का मतलब होता है कि सेम एंट्रोपी, जैसे डेल्टा एस 0 हो गया तो एंट्रोपी तो सेम हो ही गया ना। डेल्टा एस 0 हो गया तो एंट्रोपी सेम नहीं हो गया, S1 इक्वल टू S2, राइट। आइसो का मतलब होता है सेम और एंट्रोपी का मतलब सेम एंट्रोपी। अगर S2 इक्वल टू S1 हो गया तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, सेम होगी ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एडियाबेटिक को आइसो एंट्रोपिक बोल सकते हैं? क्या तुम बताओ। सर रिवर्सिबल वाले में बोल सकते हैं। यस, यही सही बात होगा। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल आइसोएंट्रोपिक नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, देखो ग्रेटर देन 0 है, सिस्टम की एंट्रोपी के बेसिस पे आइसोएंट्रोपिक बोला जाएगा। सिस्टम की एंट्रोपी रिवर्सिबल में 0 है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज, आंसर होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट आइसोएंट्रोपिक। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2 में, जैसे पूछा है कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज, आंसर होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके। ये कंपैरिजन सिस्टम और सराउंडिंग का हो रहा है। हाँ, मतलब सिस्टम के बेसिस पे आइसोएंट्रोपिक बोलेंगे ना, सिस्टम का सर एंट्रोपी। नहीं, जैसे हाँ बोलो अभी सर। जैसे दो सॉल्यूशन होते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन सेम है तो ये आइसो आ जाएगा। कंसंट्रेशन आइसो का मतलब नहीं है, आइसो का मतलब आइसो का मतलब सेम होता है, एंट्रोपी हाँ, मतलब एंट्रोपी सेम, आइसो एंट्रोपी, तो आइसो एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी सेम। आइसो तो जहां पे किसके लगता है आइसो, बीच? आइसोटोनिक, जैसे पिछली बार बोल रहे थे आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ऐसा होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, और जो टर्म लग गया ना वो सेम। तो यहाँ पे एडियाबेटिक रिवर्सिबल अगर आइसो इंट्रोपिक है हाँ हाँ, तो मतलब इससे आप इसका कहने मतलब इस चीज का कहने का मतलब ये हो रहा है कि एडियाबेटिक हाँ एडियाबेटिक बोल रहा हूँ, सुनो सुनो। सिस्टम जो है सराउंडिंग के बराबर है नहीं, एंट्रोपी। सिस्टम सराउंडिंग के बराबर नहीं, सिस्टम 0 है। और अगर सिस्टम 0 है तुम्हारा, तो सिस्टम 0 का मतलब ये हुआ कि सिस्टम 0 का मतलब हो गया कि डेल्टा एस 0 है। तो डेल्टा एस कैसे लिखोगे, S2 माइनस S1 ही लिखोगे ना। यस सर। S2 माइनस S1, तो S2 इक्वल टू S1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? S2 हो इक्वल टू जाएगा। S1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो जब S2 इक्वल टू S1 हो गया तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोएंट्रोपिक नहीं बोलोगे। सब पहले बोलेंगे। पहले स्टेट पे S1 था, दूसरे स्टेट पे S2 था, दोनों बराबर है, तो आइसोएंट्रोपी नहीं हो गया वो। हो गया लेकिन सर। आप खुद सोचो, वो एडियाबेटिक रिवर्सिबल में ही 0 है, इरिवर्सिबल में नॉट 0 है, तो इरिवर्सिबल को आइसोएंट्रोपिक बोल पाओगे? नो सर। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस सिर्फ एडियाबेटिक रिवर्सिबल वाला होगा। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, लिख दो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक लिख लो यहाँ पे, एडियाबेटिक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, is isoentropic process, very very important point, isoentropic process, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, 0, सिस्टम एंट्रोपी है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो S2 माइनस S1 है वो है 0, और अगर S2 माइनस S1 0 है तो S2 बराबर हो जाएगा S1 से। S2 बराबर किससे हो जाएगा, S1 से। S2 माइनस S1 इक्वल टू 0, तो S2 बराबर हो जाएगा S1 से। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल वाला आइसोएंट्रोपिक नहीं बोलना है। अब बोलो क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल वाले में इक्वल टू 0 नहीं है ना, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ।
यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट Yes, sir. क्लियर हुआ। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, जबकि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक होगा। क्लियर है? तो यहीं से आगे बढ़ना है, तो आगे लिखना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कर देंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। लिख लो इसको। इतनी बात समझ में आ गया? एक बार कॉपी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है? जीरो होता है, इसीलिए बोलते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सर। तो कर लेना बेटा। Thank you, sir. ओके।